है जब वह सभ्यता और संस्कृति शास्त्र और शस्त्र यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों से समन्वित होती है। मनुष्य स्मृति इसलिए भी आवश्यक है। दूसरा कि अपने जीवन में ही जिसको दुर्गा के अवतार के रूप में समाज ने स्वीकार कर लिया था, वह मणिकर्णिका कांबे झांसी वाली रानी के रूप में तो प्रसिद्ध है, लेकिन काशी की बेटी के रूप में काशी में भी कम लोग जानते हैं। उस रूप में परिचित कराने का जो एक महान यज्ञ शास्त्रों जी ने प्रारंभ किया है, उसमें कुछ आहुति मैं दे सकूं तो ये मेरे लिए भी एक पुण्य का अवसर होगा। देरी हुई जिन दिनों में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में काम कर रहा था, उनकी अपनी व्यस्तताएं थे, हमारी अपनी व्यस्तता थी। शायद उस समय बात हुई होती जो जन्म स्थल से लेकर के और जन्मतिथि का उपलब्ध साक्ष्य होने के बाद भी एक विवाद पैदा हुआ है मनु को लेकर के, मणिकर्णिका को लेकर के। वह वहां पर हम दोनों मिलकर के सुलझा दिए होते और भारत सरकार के इतिहास के रिकॉर्ड में भी वो बात उस समय आ गई होती, लेकिन देर हुई है और अवसर हो गया। जिस अमृत स्वतंत्रता के लिए रानी झांसी लड़ी थी, उसका अमृत वर्ष है, शायद इसमें कोई बात बन जाए। और इतिहास की किताबों में गड़बड़ है तो इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा 8 तक विद्यार्थी इतिहास पढ़ता है सामान्य तौर पर, उसके बाद शायद ही कोई इतिहास पढ़ता है, और कक्षा 8 तक जो पढ़ा रहता है वो भूल जाता है। इस देश में सैकड़ों वर्ष पढ़ाया गया कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, आर्य मकानी थे। हम सब विद्यार्थी थे तो उत्तर में वही गिर रहे थे, क्योंकि नंबर उसी पर मिलने वाला था। हमने कभी माना क्या, कभी हृदय से स्वीकार किया क्या? ऐसी ढेरों चीजें इतिहास वस्तुतः विजेताओं के बारे में, इसलिए उसमें स्व और स्वातंत्र के संघर्ष के लिए जगह कम होती है, पर जातियां वही जिंदा रहती हैं, संस्कृतियां वही जिंदा रहती हैं, राष्ट्र वही जिंदा रहते हैं जो अवसर पाने के बाद अपने स्वत्व के अनुरूप इतिहास। तो समय आ गया है, भारत अपना इतिहास का पुनर्लेखन कर रहा है। इतिहास की सारी विसंगतियां दूर हुई है, कोई ये कोई छोटी सी विसंगति है और जल्दी ही दूर हो जाएगी। इस अवसर पर मैं कहूंगा कि एक साथ रानी झांसी, अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती को याद करना वस्तुतः इस कालखंड में भारतीय सभ्यता की जो दृष्टि रही है, गुलामी के दिनों में भी जो दृष्टि रही है, उस दृष्टि का अपने इतिहास, अपने सांस्कृतिक दायाद से उत्तर देना है। ये मन में आ रहा होगा तो सबके आता है, विशेष करके बच्चों के मन में आता है। हम कविता याद करेंगे, गौरव गान करेंगे, लेकिन आज के जीवन में उसका मतलब क्या है? आज तो लड़ाई नहीं करनी। मैं किशोरियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनको स्वधर्म और मातृभूमि के लिए लड़ने और आत्माहुति करने का अवसर होता है। लेकिन वो कुछ को प्राप्त होता है, परंतु स्वधर्म और
के लिए जीने का अवसर सबको प्राप्त होता है। मनु को, दुर्गावती को, अहिल्याबाई होलकर को आज इसलिए सिर्फ नहीं याद करना है कि वह अंग्रेजों के खिलाफ दासता के खिलाफ, धर्म पर हो रहे आक्रमण के खिलाफ लड़ रही थी। इसलिए भी याद करना है कि अपना देश कैसा होगा, अपना समाज कैसा होगा, भारत की सांस्कृतिक धारा में किस प्रकार से निर्मित होगा, हम जिस अपने प्राचीन गौरव का गुणगान करते हैं उसके अनुसार भारत कैसे बनेगा, इसका भी यत्न कर रही थी। और यह यत्न करने का, यह जतन करने का, इस प्रकार की कोशिश करने का अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त है, भारत माँ के प्रत्येक बेटे बेटी को प्राप्त है। इसलिए हम किसी से कम सौभाग्यशाली नहीं है। हमारे मन में एक बात आनी चाहिए, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे परिवार की हमसे कुछ अपेक्षाएं होती हैं, समाज की अपेक्षाएं होती हैं, देश की अपेक्षाएं होती हैं। इनके बीच कोई संतुलन की दृष्टि बने क्या? एक विषय जरूर आ रहा है, आज का विद्यार्थी बहुत कैरियरिस्ट हो गया, इतना कैरियरिस्ट हो गया है कि +2 में पहुंचते पहुंचते वो कक्षाओं में जाना छोड़ करके आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नीट जैसे एग्जाम के लिए कोचिंग में जाना पसंद करता है। तो कैरियर किसके लिए? स्वयं के लिए है या स्व का विस्तार करने में परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए है? हमारे पास अवसर भारत के लिए मरने का नहीं है। सौभाग्यशाली लोग होते हैं, कुछ सेना में जाएंगे, मोर्चे पर कभी युद्ध होगा तो लड़ेंगे और उनको अपना सर्वोच्च बलिदान करने का अवसर प्राप्त होगा। और भाग्यशाली थे जो भारत की आजादी के लिए लड़े थे, वो और भाग्यशाली थे जो भारत में भारत के स्वधर्म की स्थापना के लिए लड़े थे। लेकिन जो आज आजादी के बाद स्वधर्म की स्थापना की गति तेज होने के बाद उसको और बेहतर बनाने के लिए माई कैरियर और माई कंट्री, माई नेशन इसके साथ लड़ेंगे, वो उनसे कम पवित्र, उनसे कम श्रद्धास्पद जीवन नहीं जिएंगे। निश्चित रूप से रानी झांसी दुर्गा की अवतार, और ये हम नहीं कर रहे, ये ब्रिटिश रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ब्रिटिश रिकॉर्ड उस आधार पर कर रहे हैं, अंग्रेज सैनिकों और अंग्रेज सेनानियों के आधार पर कर रहे हैं जो रानी झांसी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा तो है हर बेटी सीता की प्रतिमा बच्चा बच्चा नाम है, क्योंकि हमारा स्वधर्म जिसके लिए 1857 का युद्ध हुआ था, वह स्वधर्म के लिए, स्वराज के लिए युद्ध था, स्वराज के लिए युद्ध था। वह इतिहास सबको झुठला दिया गया है कि एक अपने अपने रियासतों को बचाने के लिए लोग लड़ रहे थे। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता तो एक साथ 60% से अधिक भारत के अंदर लड़ाई नहीं चल रही होती। ऐसा होता तो 200 वर्षों तक अनवरत नहीं लड़े। ऐसा होता तो 1857 में ब्रिटिश इंडिया बनने के बाद ये लड़ाई बंद हो गई, क्योंकि सब कुछ बदला, शिक्षा पद्धति बदली, जीवन व्यवहार बदला, लक्ष्य बदले। पर उससे बड़े संकट के दिन आज मैं याद करना चाहूंगा, सामने जो छात्राएं बैठी हुई हैं उनकी तो स्मृति में भी नहीं होगा, सामने जो वरिष्ठजन बैठे हुए हैं उन्हें याद होगा जब भारत में टेलीविजन प्रारंभ हुआ था और टेलीविजन चैनल आने लगे थे
आरोप का भारत आगमन हुआ था और भारत की मीडिया ने उनके इंटरव्यू में कहा था जिस प्रकार के चैनल साहब चलाते हैं उस आस्वाद का उस चेष्टा भारत का दर्शक नहीं है कैसे चलेगा। और वो पढ़ो कि उस उत्तर को मैं कहना चाहूंगा, उसने कहा वी विल क्रिएट द टेस्ट, हम आस्वाद पैदा करेंगे नग्नता का, हम आस्वाद पैदा कर देंगे अपसंस्कृति का, हम आस्वाद पैदा कर देंगे भारतीयता के विस्मरण का। और एक कालखंड रहा है। आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दूसरे किस्म की है। अंतराल के कारण शायद हमारी पीढ़ी को समझ में नहीं आता है। आज वो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहती है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेसिक्स को जाने, अपने मूल को जाने। लेकिन आज ये प्रश्न जरूर है कि मूल को जानने के लिए क्या जानना है। मूल को जानने के लिए निश्चित रूप से भारत को जानना है तो भारत की स्त्री शक्ति को जानना है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह इस सभ्यता में जो समकालीन सभ्यता है, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म का इतिहास कहा जाता है, जो विखंडन की सभ्यता है, जिसमें व्यक्ति अकेला हो गया है, परिवार समाप्त हो गए हैं, समाज समाप्त हो गया है, सरकार और व्यक्ति के सिवाय सारी रचनाएं ध्वस्त हो रही हैं। ऐसे में भारत को बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी, भारत बचेगा और दुनिया बचेगी, तब जब मानवता बचेगी, मानवीय सभ्यता बचेगी। इसलिए एक दैवी सभ्यता की स्थापना का यत्न, इस दैवी सभ्यता की स्थापना के यत्न सभी दृष्टियों से दिखाई दे रहे हैं। विकसित भारत की ओर, भारत के युवाओं का अभियान है। आज यहां बैठे हुए सभी किशोरियों को यह प्रण लेना ही होगा कि इस विकसित भारत में हम भी योगदान करें। इस विकसित भारत में योगदान केवल विज्ञान और तकनीक में उन्नति करके नहीं हो सकता। विकसित भारत का तात्पर्य भारत के सांस्कृतिक मूल्यों पर, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर विज्ञान और तकनीक के ज्ञान से संबंधित भारत की निर्मित है। वो सिर्फ चौड़ी सड़कें, उन पर दौड़ते तेज गति के वाहन, संचार के अत्याधुनिक उपकरण, भौतिक भोग के सभी प्रकार के संसाधन विकसित मनुष्य की निर्मित नहीं कर सकते। वो मनुष्य मसीही मनुष्य की निर्मित कर सकते। रानी झांसी को इसलिए याद करते हैं, चाहती तो उनको भी पेंशन मिल गई होती, पेंशन मिल गई होती, आराम से झांसी के किले में एक 21-22 वर्ष की युवती शासक की भूमिका का निर्वहन करते हुए जीवन गुजार। लेकिन उसको प्रिय था, उसके पूर्वजों से जो परंपरा प्राप्त हुई थी उसको प्रिय था, उसके कुल ने इस धर्म का आचरण किया था, उसको प्रिय था इस देश और इस माटी की आबोहवा जिसमें वो पली बढ़ी थी, उसको प्रिय था भारत की कुटुंब व्यवस्था जिसके अंदर उसका लालन पालन हुआ था। आज इन सब के बारे में बदलती हुई दृष्टि दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको रानी झांसी को दो ही दृष्टियों से देखने की जरूरत है। आपको अहिल्याबाई होलकर को दो ही दृष्टियों से देखने की जरूरत है। अहिल्याबाई होलकर को इसलिए याद करना चाहिए कि स्त्रियों में उद्यमिता का विकास, में आर्थिक स्वावलंबन देना, घर से बाहर निकल के काम करना और ट्रेडिंग भी करना, व्यापार भी करना, जो क्षेत्र आज भी पुरुषों के द्वारा पूरी तरह से कब्जाया हुआ व्यापार ट्रेडिंग का क्षेत्र है, उसमें भी आना। तो रानी झांसी के द्वारा सवाल सिर्फ जागीर का और किले का नहीं है,
सवाल सिर्फ झांसी का नहीं है, सवाल सिर्फ काशी का भी नहीं है, सवाल है कि काशी और झांसी इसकी पहचान मूल रूप से भारत की सांस्कृतिक सनातन परंपरा है, वो सांस्कृतिक सनातन परंपरा जी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज दुनिया सभ्यताओं के संघर्ष है। हमारे पूर्व और पश्चिम यानी भारत के पूर्व और पश्चिम दो प्रकार की सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है। भारत के पश्चिम की ओर जहां अब्राह्मिक पौंथिक सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है, तो भारत के पूरब की ओर आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संघर्ष चल रहा है। निरी आध्यात्मिकता अंततः मनुष्य को अकिंचन बनाएगी, निरी भौतिकता मनुष्य को मशीन बनाएगी। मनुष्य को मनुष्य बनना है तो उभयों की समर्थन शास्त्र और शर से भौतिक उपलब्धियों के साथ, आध्यात्मिक बोध के साथ, और ये निर्मित इस देश की परंपरा रही है कि यह निर्मित हमेशा से स्त्री शक्ति का स्त्री शक्ति या केवल गायत्री और गार्गी और मैत्रायणी की याद करनी चाहिए। या केवल उस काल के सबसे बड़े आचार्य थे, एक उनकी पत्नी गार्गी और दूसरी मैत्रायणी। जब जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ने शरीरों में हाँकने का कहा तो उस समय गार्गी का विवाह नहीं हुआ था, और उन्होंने कहा नहीं अभी शास्त्रार्थ बाकी है। और सारी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों के बीच में बांट करके जब वो संन्यास के लिए जाने लगे थे, तो मैत्रेयी ने कहा था वो सब लेकर के मैं क्या करूंगी, तो आप दे रहे हो जिससे अंतिम सुख प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का, सांस्कृतिक बोध का, भारत की परिवार व्यवस्था में जिस प्रकार के स्नेह संबंधों का की निर्मित हुई है, आज दुनिया को उसकी जरूरत है। उसके साथ दुनिया के आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान के साथ अपनी परंपरा को स्वीकार करते हुए कि हम हर कालखंड में दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, परंपरा के श्रेष्ठ आर्थिक व्यवस्था के राष्ट्र के रूप में रहे हैं, वैसा राष्ट्र बनाना है। और वह राष्ट्र बनता तभी है जब भारत की स्त्री शक्ति उसके लिए संकल्प करती है। रानी झांसी को याद करना है, उस रूप में याद करना है कि हमारी परंपरा कहती है जब जब राक्षसों का प्रभाव बढ़ा है, सभी देवता मिलकर के शक्ति की शरण में जाते हैं, मां दुर्गा की शरण में जाते हैं। राक्षस शक्तियों का विखंडन होता है और फिर से दैवी संस्कृति की स्थापना होती है। रानी झांसी को आज उसी दैवी संस्कृति की, जिसमें सभी प्रकार की सुव्यवस्थाएं होंगी, एक श्रेष्ठ समाज होगा, उसकी निर्मित के लिए जो युद्ध चल रहा था, वो युद्ध केवल भारत की राजनीतिक आजादी का नहीं था, भारत की राजनीतिक दृष्टि से सत्ता प्राप्ति का नहीं था। वो भारत को श्रेष्ठतम राष्ट्र के रूप में आध्यात्मिक और वैचारिक दृष्टि से ही सर्वप्रभु राष्ट्र के रूप में, विश्व रूप में स्थापित करने का एक यत्न था। वह यत्न अभी भी जारी है और वह यत्न तब तक जारी रहेगा जब तक इस देश की स्त्री शक्ति, इस देश की हर बाबा, हर किशोरी उस सपने को अपने सामने रख करके जीवन के सभी क्षेत्रों में माई कैरियर का माई कैरियर इज नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट इट्स फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन। इसके साथ एक नया अभियान, नया लक्ष्य निर्मित करेगी। ये छोटी सी बात है कि 19 नवंबर पक्का है। अब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी है, इसका विवाद वो बात की काल व्यवस्था को न समझने के कारण से हम लोगों के द्वारा, इसके लिए तो कम से कम ब्रिटिशर जिम्मेदार हैं। हम अपने ही देश में, यदि एक बड़ा उदाहरण आप सबको समझने के लिए कि आखिर जब अंग्रेजी तारीख से एक ही तारीख हो रही है तो भारतीय तिथि से हम कैसे हो रही है? यह भारत की विशेषता है, भारत की बहुलता, भारत में काल को नापने की, जानने की
अनेक प्रकार की दृष्टियां हैं, एक ही प्रकार से दुनिया में समय नहीं नापा जा सकता है। इसको देखना हो तो भारत के प्रचलित पंचांगों को देखना चाहिए और उत्तर भारत और दक्षिण भारत, बिंद के नीचे और बिंद के ऊपर काल गणना की जो अंतर है उसके कारण से मात्राएं या रिकॉर्ड में ठीक किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये ठीक किया जा सकता है कि आखिर मनु का जन्म भगैनी में क्यों हुआ होगा। वहां तब न कोई मराठी रहता था, अब कोई मराठी रहता है। और जहां 2 लाख की आबादी में 80,000 मराठी रहते थे काशी के अंदर, उस स्थान पर क्यों नहीं हुआ होगा। उसके विशेषज्ञ तो आदरणीय शास्त्री जी हैं, उन्होंने आप सबके साथ बड़ी चर्चा भी की है उसकी, पर मैं श्रेष्ठ जनों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं। फिर आप जिनके हाथ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया कि विकसित भारत बनाना है और उसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता का 100 वर्ष है। 25 वर्ष बाद हमारे साथ हमारे मित्र पता नहीं भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष देखने के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आप निश्चित रहें। इसलिए 100वें वर्ष में दुनिया के श्रेष्ठतम राष्ट्र के रूप में भारत बनेगा तो आपके द्वारा बनने वाला है, आपके यत्न से बनने वाला है, आपके संकल्प से बनने वाला है। रानी झांसी का जन्मदिन, रानी झांसी की स्मृति आपको श्रेष्ठतम भारत बनाने में आपका श्रेष्ठतम योगदान करने की क्षमता दे, संकल्प दे, इस कामना के साथ मैं विदा करता हूं।